उधर हम वेरोनिका और निक को देखते हैं। धमाके की वजह से दोनों घायल थे और वेरोनिका काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो निक को पुलिस की मदद लेने कहती है। तब निक समझाता है कि वो सीक्रेट सर्विस एजेंट के नजरों में आ चुके हैं, लेकिन अगर वो लोग पुलिस के पास जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि दोनों जिंदा है और शायद उन पर फिर से जानलेवा हमला हो और अगली बार शायद वो लोग उनके हमले से बच ना पाए। उधर जेल में लिंकन से मिलने एक रिपोर्टर आई और कहा कि लिंकन खुद को बचाने की कोशिश करना बंद कर दे, वरना वो इस केस में और ज्यादा फंसता चला जाएगा। तब लिंकन बताता है कि उसके कुछ खास लोग हैं जो अब भी उसकी मदद कर रहे हैं और उसे उम्मीद है वो इस केस से बाहर निकल जाएगा। तब रिपोर्टर कहती है कि अगर लिंकन ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो उसके बेटे की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। ये सुनते ही लिंकन भड़क गया। तब गार्ड उसे पकड़कर लेकर चले गए और वो रिपोर्टर भी वहाँ से निकल गई। आगे हम एलजे को देखते हैं जो अपने घर पर था। तभी उसके घर पर डैनी आता है और उसे बातों में उलझाकर घर के अंदर इंटर कर लेता है, लेकिन एलजे डैनी से उसकी आईडी मांगता है। इतने में ही उसकी माँ भी घर में आ गई। तब डैनी ने अपनी गन निकालकर एलजे पर तान दी। ये देखकर एलजे की माँ घबरा गई, लेकिन तभी एलजे किसी चीज को डैनी की तरफ फेंकता है जिससे डैनी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और इस मौके का फायदा उठाकर एलजे घर से किसी तरह बाहर निकल गया। लेकिन तभी उसके सामने पॉल आकर खड़ा हो जाता है, इसीलिए एलजे अपने मोबाइल से 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है। तब पॉल उसे गन दिखाकर धमकाता है कि उसके कॉल लगाने से पहले एलजे उसकी गोली का शिकार बन जाएगा। लेकिन तभी पॉल के पीछे से एलजे के स्टेप फादर आकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पॉल ने उसे शूट कर दिया। वही घर के अंदर एलजे की माँ जब पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तब डैनी उसे भी शूट कर देता है और इस तरह एलजे की माँ और उसके स्टेप फादर मारे गए। लेकिन इस बीच एलजे वहाँ से भाग निकला। तब पॉल एलजे के मोबाइल पर कॉल करता है और बताता है कि उसके फिंगरप्रिंट घर में हर जगह फैले हुए हैं, जिसका फायदा उठाकर पॉल एलजे को अपनी माँ बाप के मौत के इल्जाम में फंसा सकता है। ये सुनते ही एलजे परेशान हो गया और फोन कट कर दिया। तब पॉल एलजे के फिंगरप्रिंट को गन और क्राइम सीन पर हर जगह छाप देता है। वही दूसरी तरफ बेलिक चार्ली के सेल में जाकर उसे अपनी बातों में उलझाता है और हिसाब से बॉब के कातिलों के बारे में पूछता है, लेकिन चार्ली उसे बताने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था अगर उसने टी बैग के बारे में बताया तो उसका भी बॉब जैसा हाल होगा। तब बेलिक गुस्से में चार्ली की बिल्ली को प्यार करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वार्डन ने लिंकन को उसके बेटे एलजे के बारे में बताया कि पुलिस उसे अपने माँ बाप के कत्ल के इल्जाम में ढूंढ रही है। तब लिंकन वार्डन को समझाने की कोशिश करता है और अपने बेटे से एक बार कॉल पर बात करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वार्डन हेनरी लिंकन की कोई बात नहीं सुनता और उसे अपने सेल में वापस भेज देता है। वही दूसरी तरफ चार्ली दिन भर का काम निपटाकर जब अपने सेल में पहुंचा तब उसे अपने बेड पर उसकी बिल्ली की लाश मिली। चार्ली बिल्ली की लाश को अपने हाथ में उठाकर रोने लगा। वो समझ गया था कि उसकी बिल्ली को ऑफिसर बेलिक ने ही मारा है। अगले दिन चार्ली सेंट लुइस बिल्डिंग में जाकर बेलिक के ब्लॉक से उसके सिगरेट और लाइटर निकालता है। चार्ली को देखकर लग रहा था कि वो उस बिल्डिंग में कुछ बड़ा करने वाला है। उधर लिंकन कहता है कि माइकल अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सकता, इसीलिए उसे लिंकन को छोड़कर जेल से बाहर निकलना होगा और उसके बेटे एलजे की मदद करनी होगी। लेकिन तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और उन्हें चुपचाप काम करने कहता है। तभी चार्ली का कांड सामने आया क्योंकि सेंट लुइस बिल्डिंग से काफी सारा धुआं निकल रहा था। मतलब माइकल ने पहले जब चार्ली को उस बिल्डिंग में आग लगाने को कहा था, लेकिन उस समय चार्ली ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था। लेकिन उसकी बिल्ली के मरने के बाद चार्ली ने माइकल के प्लान को अंजाम दे दिया और बिल्डिंग में आग लगा दी। अगले दिन बेलिक माइकल और उसकी पूरी टीम को उस बिल्डिंग के एक कमरे में लेकर आया जहाँ आग लगी थी। बेलिक उन्हें कमरे की मरम्मत के काम पर लगाकर वहाँ से चला गया और यही माइकल का प्लान था कि किसी तरह वो लोग उस बिल्डिंग में घुस जाए। बेलिक के जाते ही वो लोग अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर देते हैं और वहाँ खुदाई करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ पॉल और डैनी से बचने के लिए निक वेरोनिका को अपने पिता के एक पुराने और सीक्रेट घर में लेकर आया ताकि वो लोग वहाँ आराम से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। आगे हम एलजे को देखते हैं जो खुद की जान बचाने के लिए कहीं छुपा हुआ था और अपने मोबाइल को चेक कर रहा था। तब हमें पता चला कि जब पॉल उसके सामने आकर खड़ा हुआ था तब एलजे ने चुपके से अपने मोबाइल में पॉल की फोटो ले ली थी। वही हम पॉल और डैनी को देखते हैं जो अपनी लेडी बॉस के पास जाकर एलजे के बारे में बताते हैं और यहाँ हमें पहली बार उनकी बॉस का चेहरा दिखाया जाता है। और यहाँ आता है एक सबसे बड़ा ट्विस्ट क्योंकि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि खुद अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन है, जिसने अपने ही भाई को मरवा कर उसका सारा इल्जाम लिंकन पर डाल दिया और इसी वजह से बेचारा लिंकन अब जेल में मरने वाला है। कहानी में आगे हम माइकल को जेल के बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं। तभी उसके पास टी बैग का बॉयफ्रेंड सेथ आता है और टी बैग से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन तभी वह टी बैग भी पहुंच गया और उसे देखकर सेथ वहां से चला गया। टी बैग कहता है कि अगर माइकल उसके और सेथ के बीच में आने की कोशिश करेगा तो टी बैग उसका एस्केप प्लान खराब कर देगा। माइकल किसी भी हाल में अपने प्लान को फेल होते नहीं देख सकता था, इसीलिए वो टी बैग से प्रॉमिस करता है कि वो सेथ की मदद नहीं करेगा। टी बैग के वहां से जाने के बाद सेथ फिर से माइकल के पास आकर मदद मांगने लगा क्योंकि वो अब टी बैग से काफी तंग आ चुका था, लेकिन माइकल चाहकर भी सेथ की मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। आगे हम लिंकन को देखते हैं जो वार्डन के ऑफिस में जाकर अपने बेटे के लिए मदद मांगता है। तब वार्डन कहता है वो इसमें लिंकन की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसका बेटा एक क्रिमिनल है और वो कानून के खिलाफ नहीं जाएगा। तब लिंकन निराश होकर वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ माइकल जब सेंट लुइस बिल्डिंग में काम करने जाता है तभी ऑफिसर बेलिक वहां आकर सबको भाषण देता है और उन्हें जल्दी से जल्दी काम खत्म करने कहता है, लेकिन बेलिक के जाते ही वो लोग मरम्मत का काम छोड़कर खुदाई का
का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि खुदाई करने के बाद जो मलबा निकलेगा उसका क्या करना है। लेकिन उन लोगों ने इसका भी जुगाड़ कर लिया था। वो लोग सारे मलबे को अपने जेब में भरकर जेल के ग्राउंड में थोड़ा थोड़ा करके फैला देते हैं, जिससे किसी को पता नहीं चलता। लेकिन सी नोट ने उस मलबे को पकड़ लिया और उसे माइकल और उसकी टीम पर शक होने लगा। अब माइकल और सुकरे काम खत्म करके जैसे ही अपने ब्लॉक में आए, तब सेठ उनके सामने ही खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो टी बैग से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और कोई उसकी मदद करने तैयार नहीं था। इसीलिए उसने इस रास्ते को चुना और खुद को खत्म कर लिया। ये देखकर माइकल को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि माइकल उसकी मदद करना तो चाहता था लेकिन वो भी मजबूर था। तभी हम डेविड नाम के एक नए कैदी को देखते हैं जो सी नोट के पास जाकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सी नोट उसे घास नहीं डालता और वहाँ से चला जाता है। तभी टी बैग की नजर डेविड पर पड़ी और वो डेविड को अपना अगला शिकार बनाने की सोचने लगा। कहानी में आगे हम देखते हैं माइकल और उसकी टीम जब सेंट लुइस बिल्डिंग में अपना काम कर रहे थे, तभी सुकरे जल्दी से वहाँ आकर एक ऑफिसर के आने की खबर देता है। तब वो लोग उस गड्ढे को ढकने के लिए उस पर एक कपड़ा रखकर उसके ऊपर टेबल रख देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ ऑफिसर आया और उन सबको कमरे से बाहर निकाल दिया। तब हमें पता चला कि वो ऑफिसर वार्डन की सेक्रेटरी को लेकर उस कमरे में आया था ताकि वो लोग मजे कर सके। लेकिन माइकल और लिंकन को इस बात की फिक्र होने लगी कि कहीं उस ऑफिसर को कमरे में बने गड्ढे के बारे में पता न चल जाए। लेकिन यामाकाटा करने के बाद वो ऑफिसर और सेक्रेटरी वहाँ से बाहर निकल गए, मतलब उन्हें कुछ नहीं पता चला। उधर माइकल का झूठ पकड़े जाने के बाद डॉक्टर सारा माइकल के बारे में छानबीन करने लगी। सारा पता लगाती है कि माइकल की मेडिसिन के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तब उसे पता चला कि माइकल को मेडिसिन के फंड डायबिटीज होने की वजह से नहीं बल्कि किसी साइकेट्रिक क्लिनिक से आ रहे हैं। कहानी में आगे हम लिंकन को देखते हैं जो अपने सेल में अपने बेटे के लिए परेशान हो रहा था। तभी एक ऑफिसर उसे खाना देने आया। तब लिंकन उससे अपने बेटे की मदद करने कहता है, लेकिन वो ऑफिसर नहीं मानता। इसीलिए लिंकन उससे कहता है कि वो ऑफिसर भी एक पिता होगा और अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता। तब ऑफिसर को लिंकन पर दया आ गई और उस ऑफिसर ने लिंकन को अपना मोबाइल इस्तेमाल करने दे दिया। अब लिंकन तुरंत अपने बेटे एलजे को कॉल लगाता है और उसे वेरोनिका से मदद लेने कहता है। तब एलजे बताता है कि काफी समय से वेरोनिका का फोन बंद है। फिर लिंकन एलजे को निक के बारे में बताता है और उसे कॉल करने कहता है। अब एलजे अपने पिता से कॉल पर बात कर ही रहा था, तभी उसकी कॉल ट्रेस करते हुए पॉल और डैनी भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन एलजे ने उन्हें देख लिया था, इसीलिए वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगा और एक कार के नीचे छुप गया। लेकिन पॉल ने उसे छुपते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उस कार के पास जाकर अपनी गन निकालता है और उसे डराने की कोशिश करता है ताकि एलजे खुद कार के नीचे से बाहर आ जाए। लेकिन एलजे ने भी अपना दिमाग चलाया और बाकी कार के नीचे से छुपते हुए वहाँ से निकल गया। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका और निक को देखते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के भाई सीडमैन की वाइफ से मिले और उन्हें पता चला कि गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग सीडमैन की दौलत के पीछे पड़े थे और उनमें से किसी एक ने सीडमैन को जान से मारा है। वही दूसरी तरफ हम डॉक्टर सारा को देखते हैं जो अपनी छानबीन करते हुए उस साइकेट्रिक के क्लिनिक पर पहुंच गई। तब वो साइकेट्रिक बताता है कि माइकल को लो टेनेंट इनहेबिटेशन नाम की एक बीमारी है और ऐसे लोग आम नहीं होते। इस बीमारी के मरीजों का चीजों को देखने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। साइकेट्रिक बताता है कि जैसे आम लोग एक लैंप को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उसमें से रोशनी आ रही है, लेकिन माइकल जैसे लोग सिर्फ लैंप को नहीं बल्कि उसके अंदर के बल्ब, उनका फ्लेम और उनके अंदर जितने नट बोल्ट लगे हैं उन्हें वो भी पता चल जाता है। ऐसे लोगों का IQ लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो लोग किसी भी चीज को छूकर उसके बारे में जान लेते हैं। और माइकल इस बीमारी के साथ हाई IQ लेकर पैदा हुआ है, मतलब इस बीमारी की वजह से माइकल एक जीनियस बन चुका है। साइकेट्रिक ये भी बताता है कि माइकल के माँ बाप बचपन में ही मर गए थे, लेकिन वो अपने माँ बाप को खोने के गम में डूबने की बजाय ऐसे लोगों की मदद करने लगा जो लाइफ में कुछ खास नहीं कर सके। ये सुनकर सारा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई क्योंकि वो भी माइकल को पसंद करने लगी थी। वही दूसरी तरफ हम नए कैदी डेविड को अपने सेल में रोता हुआ देखते हैं क्योंकि टी बैग ने उसे अपना शिकार बना लिया था, लेकिन माइकल डेविड को रोते हुए देख रहा था। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका और निक को देखते हैं जो अब भी उस घर में छुपे हुए हैं। तब निक को एलजे का मैसेज मिलता है। मैसेज मिलने के बाद वेरोनिका निक के मोबाइल से एलजे को कॉल करती है। तब एलजे अपनी आप बीती वेरोनिका को बताने लगा, लेकिन पॉल और डैनी ने फिर से उसका फोन ट्रेस कर लिया और एलजे के लोकेशन पर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने एलजे का फोन टेप कर रखा था जिससे उन्हें ये पता चल गया कि वेरोनिका अब भी जिंदा है। अब वेरोनिका एलजे को कॉल पर एक एड्रेस पर पहुंचने कहती है जहां वो उससे मिलेगी, लेकिन कॉल काटने के तुरंत बाद ही वेरोनिका एलजे के मोबाइल पर किसी और जगह का एड्रेस सेंड करती है क्योंकि उसे पता था कि पॉल ने एलजे का फोन टेप किया होगा और उसने कॉल पर पहले बताए गए एड्रेस के बारे में सुन लिया होगा। आगे एलजे पहले बताए गए एड्रेस की बस के पास गया और एक बैग में अपना मोबाइल फोन रख दिया। फिर वो मैसेज किए हुए एड्रेस पर जाने वाली बस में बैठ गया। वही दूसरी तरफ पॉल एलजे के फोन को ट्रेस करते हुए गलत बस का पीछा करने लगा और बस में जाने के बाद उन्हें पता चला कि उनका पोपट बन गया। वही दूसरी तरफ एलजे मैसेज में बताए गए एड्रेस पर पहुंच गया जहां उसे वेरोनिका मिल गई और अब वो सेफ महसूस करने लगा। उधर जेल में सारा माइकल से मिली और उसे बताया कि उसने माइकल के बारे में सब कुछ पता कर लिया और सब कुछ जानने के बाद वो माइकल की मदद करना चाहती है, लेकिन माइकल सारा की मदद लेने से मना कर देता है। इसके बाद माइकल जब काम करने उस बिल्डिंग में गया तब वो एक रॉड उठाकर टी बैग के पैर पर जोर से मार देता है जिससे टी बैग जमीन पर गिर गया। फिर माइकल टी बैग को समझाता है कि अब से वो डेविड को परेशान नहीं करेगा। तब टी बैग ऑफिसर को आवाज देने लगा ताकि वो माइकल का प्लान ऑफिसर को बता सके। तब माइकल टी बैग
बैग को समझाता है कि जिस तरह बाकी लोग जेल से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक उसी तरह टी बैग भी जेल से बाहर निकलना चाहता है और उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपने बाहर जाने के सभी रास्ते बंद कर दे। अब टी बैग भी समझ गया था कि अगर उसने चालाकी दिखाई तो उसे सारी जिंदगी जेल में ही सड़ना होगा, इसीलिए वो माइकल को कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ बेलिक आता है और जॉन अब्रूजी को अपने साथ बाहर ले जाता है। बाहर जाने के बाद बेलिक जॉन से अपनी मंथली फीस मांगता है, जिसके बदले उसने जॉन को अब तक वर्कशॉप में लीडर बनाकर रखा था। लेकिन जॉन के साथी फेलिक्स ने पहले ही उसके सभी अकाउंट सीज करवा दिए थे, क्योंकि जॉन ने अब तक फिबोनाची का पता नहीं लगाया था। इसीलिए अब जॉन के पास बेलिक को देने के लिए कुछ नहीं था। तब बेलिक जॉन से कहता है कि अब उसका टाइम खत्म हो गया है। इतना बोलकर बेलिक वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन बेलिक वर्कशॉप की नई टीम बनाता है और जॉन के एक दुश्मन को उस टीम का लीडर बना देता है और उन्हें उस बिल्डिंग में काम करने भी भेज देता है। मतलब अब माइकल और उसकी टीम उस बिल्डिंग में दोबारा काम करने नहीं जा सकती। कहानी में आगे हम माइकल के नए टैटू को देखते हैं। उस टैटू में कुछ नंबर लिखे थे, जिनका क्या मतलब है ये हमें आगे पता चलेगा। वही दूसरी तरफ हम जॉन अब्रूजी को अकेले ही ताश खेलते हुए देखते हैं, क्योंकि अब उसके हाथ से वर्कशॉप की लीडरशिप चली गई थी। इसीलिए वो वर्कशॉप की लीडरशिप के लिए फिर से एक बार बेलिक से बात करता है। तब बेलिक बताता है कि वो प्रिजन में बस सैलरी के लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसे अपना घर बनाना है और वो सैलरी के पैसों से बनना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए उसे जहाँ से पैसे मिलेंगे वो उन्हीं की मदद करेगा। इतना बोलकर बेलिक वहाँ से चला गया। इसीलिए जॉन माइकल के पास आकर कहता है कि अगर उसने फिबोनाची के बारे में नहीं बताया तो फेलिक्स उसके अकाउंट रिलीज नहीं करेगा और वो बेलिक को पैसे नहीं दे पाएगा, और इस वजह से वो लोग उस बिल्डिंग में दोबारा एंट्री नहीं कर पाएंगे और उन्हें अपना एस्केप प्लान बीच में ही बंद करना होगा। लेकिन माइकल को जॉन पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो जॉन को फिबोनाची के बारे में कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हम लिंकन और माइकल को चर्च में बात करते हुए देखते हैं। तब माइकल लिंकन को फिबोनाची के बारे में बताता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल फिबोनाची फेलिक्स के वेयर हाउस में काम करता था, लेकिन एक दिन उसने वेयर हाउस में जॉन को किसी आदमी को जान से मारते हुए देख लिया और जाहिर सी बात है जॉन ने वो मर्डर फेलिक्स के कहने पर किया था। मतलब फिबोनाची एक ईमानदार वर्कर था जो एक मर्डर का चश्मदीद गवाह है। इसीलिए फिबोनाची तुरंत पुलिस के पास जाकर जॉन के बारे में बता देता है और इसी वजह से जॉन जेल में है। और अगर फिबोनाची ने फेलिक्स के खिलाफ गवाही दे दी तो वो भी जेल पहुंच जाएगा। इसीलिए वो फिबोनाची को जान से मारना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने फिबोनाची को प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। इसीलिए माइकल फिबोनाची का पता फेलिक्स या जॉन को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह की जान चली जाए। अगले दिन माइकल दूसरी टीम के एक वर्कर से बात करता है कि वो लोग अगले दिन उस बिल्डिंग के कमरे के फ्लोर पर चादर बिछाना शुरू कर देंगे। मतलब अगले दिन दूसरी टीम को खुदाई के बारे में पता चल जाएगा, और जब ये बात बेलिक को पता चलेगी तो पता नहीं वो उन लोगों के साथ क्या करेगा। इसीलिए माइकल जॉन से मिलकर बताता है कि वो फेलिक्स से मिलना चाहता है। तब जॉन कॉल करके फेलिक्स को जेल में आने कहता है। इसके बाद हम माइकल को एक नंबर पर कॉल करते हुए देखते हैं और ये वही नंबर था जो उसके टैटू पर बना हुआ था। मतलब उसके टैटू पर हमने जो नंबर देखा था वो एक टेलीफोन नंबर है। माइकल उस नंबर पर कॉल करता है। तब मारी क्रूज नाम की एक लड़की कॉल उठाती है जो माइकल की पुरानी दोस्त है। माइकल मारी क्रूज को फिबोनाची के बारे में बताता है और सीन यहीं पर कट हो गया। वही दूसरी तरफ हम सी नोट को देखते हैं जो वर्कशॉप की दूसरी टीम में शामिल हो गया था, और जैसे ही वो उस बिल्डिंग के कमरे में गया तब उसे माइकल के प्लान के बारे में पता चल गया। वही दूसरी तरफ हम वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन को देखते हैं जो पॉल को कॉल करके बताती है कि वो लोग उसका काम ठीक से नहीं कर रहे, इसलिए वो पॉल और डैनी को सुपरवाइज करने के लिए किसी को भेज रही है जो उन्हें लीड करेगा। अब डैनी ये बात सुनकर पॉल से कहता है कि वो पहले ही ऐसी जॉब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो हमेशा से ही डेस्क जॉब करना चाहता था, लेकिन उसने इस जॉब को चुनकर गलती कर दी। तब पॉल अपने साथी डैनी को ही जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डैनी उसे छोड़कर चला जाए, क्योंकि अब उसे भी पता था कि लिंकन को फंसाया जा रहा है और वो आगे चलकर अपना मुंह खोल सकता है। तभी क्वीन नाम का एक आदमी पॉल और डैनी के पास आता है। ये वही आदमी था जिसे वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन ने भेजा था। अब क्वीन पॉल से लिंकन के केस की अपडेट मांगता है। तब पॉल अपना एटीट्यूड दिखाने लगा। वो क्वीन से बुरी तरह बात करता है। तब क्वीन ने पॉल का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और कुछ ही देर में पॉल का एटीट्यूड चकनाचूर हो गया। क्वीन उन्हें बताता है कि वो उनकी तरह इशारों पर नाचने वाला बंदर नहीं है, बल्कि उसे कंपनी की तरफ से भेजा गया है और उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसके बाद क्वीन पॉल और डैनी को लिंकन के केस से निकाल देता है और सब कुछ अपने अंडर ले लेता है। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च करती है और निक को बताती है कि सीडमैन की कंपनी ने फ्यूल रिसर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन उसकी कंपनी अब तक कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकी। और इस पर से निक अंदाजा लगा लेता है कि सीडमैन की उस कंपनी को बस एक शेल कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और ये सब $300 मिलियन को छुपाने के लिए किया गया है। लेकिन वेरोनिका को अब भी इस बारे में नहीं पता चला कि उन लोगों ने इतने पैसों का क्या किया। वही दूसरी तरफ फेलिक्स जेल में माइकल और जॉन से मिलने पहुंच गया। फेलिक्स माइकल से फिबोनाची के बारे में जानने की कोशिश करने लगा कि माइकल को फिबोनाची के बारे में कैसे पता चला। तब माइकल बताता है कि उसने बहुत पहले से इस बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। दरअसल जब किसी भी यूएस मार्शल सर्विस के ट्रांसफर किया जाता है तब उसकी जगह किसी लोकल सर्विस को अपॉइंट किया जाता है। इसीलिए माइकल ने उस एरिया के सभी शेरिफ के नाम की लिस्ट बनाई और उनके बारे में पता करना शुरू कर दिया। तब उसे पता चला कि उनमें से एक शेरिफ काफी दिनों से छुट्टियों पर है, जिससे उसे पता चल गया कि वो शेरिफ छुट्टियों पर नहीं बल्कि उसे फिबोनाची को प्रोटेक्ट करने रखा गया है। माइकल बताता है कि वो शेरिफ प्रोटेक्शन देने के चक्कर में अपने घर नहीं जा सकता और जब किसी को अपने घर की याद
आती है तो वो बार बार अपने घर पर कॉल करता है। इसीलिए माइकल ने नकली शेरिफ बनकर उस शेरिफ की कॉल की डिटेल निकाली, जिससे उस शेरिफ की लोकेशन के बारे में पता चल गया कि वो कहाँ से कॉल कर रहा है, और उसका एक दोस्त उस शेरिफ की लोकेशन को ट्रैक करने में लग गया। दरअसल माइकल यहाँ मारी क्रूज की बात कर रहा था। माइकल की बात सुनकर फेलिक्स बहुत खुश होता है। तब माइकल फेलिक्स से $2 लाख की मांग करता है, लेकिन जॉन उन दोनों की इस डील से नाराज हो गया, क्योंकि जॉन चाहता था कि वो पैसे उसके अकाउंट में आए। इसीलिए जॉन फेलिक्स के सामने वेरोनिका की फोटो रख देता है, ताकि फेलिक्स माइकल को पैसे ना देते हुए उसे ब्लैकमेल करे कि अगर माइकल ने फिबोनाची की लोकेशन नहीं बताई तब फेलिक्स वेरोनिका को जान से मार देगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी माइकल को फिबोनाची की सही लोकेशन बतानी पड़ती है, और माइकल के वहाँ से जाने के बाद फेलिक्स जॉन से वादा करता है कि वो उसके अकाउंट को रिलीज कर देगा, क्योंकि उसे अब फिबोनाची की लोकेशन पता चल गई थी। वही दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं, जो सीधा वेरोनिका के फियांसे सेबेस्टियन के पास पहुंच गया था। वो सेबेस्टियन को बताता है कि वेरोनिका की जान खतरे में है और सिर्फ वही उसकी मदद कर सकता है। क्वीन ने उसे पूरी तरह अपनी बातों में उलझा दिया, इसीलिए सेबेस्टियन वेरोनिका को कंप्यूटर के थ्रू मैसेज करता है, लेकिन जैसे ही वेरोनिका ने उसे रिप्लाई किया तब क्वीन सेबेस्टियन को जान से मार देता है। जिसके बाद क्वीन ने वेरोनिका की आईपी एड्रेस के जरिए उसकी लोकेशन पता कर ली। वही दूसरी तरफ हम फेलिक्स को देखते हैं, जो अपने आदमियों के साथ फिबोनाची के घर तक पहुंच गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पूरी पुलिस फोर्स वहाँ पहले से फेलिक्स का वेट कर रही थी। अब जैसे ही फेलिक्स फिबोनाची के घर की तरफ बढ़ा तभी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, और तब फेलिक्स को समझ में आया कि उसका ही पोपट बना दिया गया। आगे हम जॉन को देखते हैं, वो माइकल के सेल में जाता है और उसे फेलिक्स के बारे में बताता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि फेलिक्स को फंसाने का प्लान जॉन और माइकल दोनों ने मिलकर बनाया था। जॉन माइकल को ये भी बताता है कि वो अब फिर से वर्कशॉप का लीडर बन गया, क्योंकि फेलिक्स ने उसके सारे फ्रीज किए हुए अकाउंट रिलीज कर दिए थे, और उसने बेलिक को पैसे देकर अपनी लीडरशिप वापस ले ली। मतलब अब वो लोग फिर से सेंट लुइस बिल्डिंग में जाकर अपना प्लान को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन तभी सी नोट माइकल के पास आया और उस गड्ढे का मलबा लाकर माइकल के टेबल पर रख दिया और उसके प्लान के बारे में पूछा, लेकिन माइकल उसे प्लान के बारे में कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माइकल जब अपनी टीम के साथ जब बिल्डिंग में अपना काम कर रहा था तब सी नोट बेलिक के साथ वहाँ पहुँच गया, लेकिन वो बेलिक को उस गड्ढे के बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि वो बस उन्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि अगर उन्होंने सी नोट को अपनी टीम में शामिल नहीं किया तो वो इस बारे में सबको बता देगा। इसीलिए ना चाहते हुए भी माइकल और जॉन सी नोट को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। उधर वेरोनिका और निक अपनी छानबीन जारी रखते हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज दिखाई गई और उन्हें पता चलता है कि कैरोलाइन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने वाली है, जिसके लिए उसने एक बहुत बड़ा कैंपेन शुरू करने का वादा भी किया है। न्यूज देखते ही दोनों समझ गए कि वो $300 मिलियन कहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं, और लिंकन को वाइस प्रेसिडेंट कैरोलाइन ही फंसाना चाहती है, ताकि उस पर अपने भाई सीडमैन की मौत का इल्जाम ना आ सके और उसे सीडमैन के $300 मिलियन भी मिल जाए। मतलब ये सारा सेटअप कैरोलाइन का बनाया हुआ है, ताकि वो अपने भाई के $300 मिलियन हथिया सके और उन पैसों से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सके, और इसके लिए उन्होंने लिंकन को अपना बलि का बकरा बनाया है। तभी हम निक के घर के बाहर का सीन देखते हैं और हमें पता चलता है कि क्वीन वेरोनिका निक और एलजे को जान से मारने के लिए वहाँ पहुँच गया है, और यहीं पर इस कहानी का पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि इस पर एक अच्छा रिस्पांस आ सके। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के वीडियो के साथ। पीस आउट।